फिर हमारे देश में ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि कोरोना का मजहब है, कोरोना का धर्म है, कोरोना एक धर्म विशेष की तरफ से साजिश का हिस्सा है और बहुत सुनियोजित तरीके से बनाया जा रहा है। उसमें मीडिया का बड़ा तबका शामिल है, उसमें राष्ट्रवादी ट्रोल का बहुत बड़ा ग्रुप शामिल है, उसमें आईटी सेल से जुड़े हुए लाखों हजारों ट्रोल के लोग शामिल हैं और उसमें बहुत सारे हिंदुत्ववादी बुद्धिजीवी शामिल हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखेंगे तो सब के सब इसको साजिश मान रहे हैं, इस्लामिक साजिश है, एक धर्म विशेष की साजिश है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा यह हो रहा है कि मेरठ में एक अस्पताल भी अखबार में विज्ञापन है, अखबार ने विज्ञापन दिया, उसकी प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद आज मैंने मेरठ में एक संवाददाता से बात की तो पता चला उस अखबार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और डॉक्टर जो हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर हैं, प्रबंधन जो अस्पताल का है, उसने अपनी गलती मानी है। लेकिन सवाल उठता है यह स्थिति पैदा क्यों हो रही है? ऐसी क्यों नौबत आ गई कि अस्पताल भी विज्ञापन देने लगा कि कोरोना पॉजिटिव की पहले आप जांच करा के तब मुस्लिमाएं, बाकायदा अखबार में विज्ञापन दिया गया? कैसे हो रहा है? और उस अखबार में जब विज्ञापन दिया गया उस अस्पताल की तरफ से तो साथ में यह भी कहा गया कि हिंदू और बाकी धर्म, जैन, बाकी धर्मों का नाम लेकर कि ये सब लोग कंजूस लोग होते हैं, आप लोग दिल खोलकर पीएम केयर फंड में दान कीजिए। उसका उन्होंने अगले दिन खंडन भी छापा, माफीनामा छापा। लेकिन मुस्लिम वाले मसले पर उन्होंने माफीनामा नहीं छापा। उन्होंने माफीनामा छापा कि किसी हिंदू और भाइयों को अगर माफ करें, अगर दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूं। तो देखिए, एक अस्पताल अगर यह विज्ञापन देता है कि मुसलमान कोरोना पॉजिटिव का पहले टेस्ट कराएं तब यहां है कैंसर के पेशेंट, कैंसर के हॉस्पिटल में, और वही अस्पताल कहता है हिंदू और जैन कंजूस होते हैं स्वभावतः, वो दिल खोलकर पीएम केयर फंड में पैसे जमा करें, तो एक बात तो साफ है, उसकी भक्ति किधर है, उसकी लाइन किधर है, उसका विचार किधर है? पीएम केयर फंड में पैसे की अपील करने की बात करना, हालांकि उसमें भी उन्होंने कंजूस कर दिया पूरे धर्म को, उसके लिए लानत मलामत हुई या उनकी आलोचना हुई तो माफी मांगी विज्ञापन देकर, लेकिन मुस्लिम के खिलाफ यह कहना कितना बड़ा अपराध है। हालांकि आज मामला दर्ज किया गया तो मैं तारीफ करूंगा कि यूपी प्रशासन ने, यूपी मेरठ पुलिस ने चलिए संज्ञान तो लिया। हालांकि कल हीला हवाली टाल मटोल थी कि इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है लोकल अधिकारियों की तरफ से कुछ। अब सवाल उठता है, एक ये मुद्दा नहीं है, मेरे जम्मू से खबर आई है कि जम्मू में जो गुज्जर समुदाय है जो वहां दूध बेचने का काम करता है, पुश्तों से दूध बेच रहा है, इस देश में जो मुस्लिम के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ एक सांप्रदायिक माहौल बनाया गया कि ये सब लोग कोरोना बांटते हैं, कोरोना बम है, कोरोना लेकर जा रहे हैं, कोरोना एक साजिश के तहत फैला रहे हैं, और उसमें पूरे धर्म, पूरे समुदाय, पूरे कुनबे को, देश की इतनी बड़ी आबादी को संदिग्ध बनाया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू में जो गुज्जर समुदाय के लोग जो दूध बेचते हैं उनके दूध का, उनके सामानों का बहिष्कार किया गया। वहां के लोगों ने कहा कि हम आपके दूध नहीं खरीदेंगे। और वो मैं अभी देख रहा था किसी जगह खबर कि वहां जो दूध गुज्जरों का जो दूध बेचने वाला एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष जमील चौधरी हैं, उनका जो संगठन है उनका एक बयान है। अब वो जमील चौधरी कह रहे हैं, जरा समझिए, एक नागरिक के तौर पर संजीदगी से समझिए, उस जमील चौधरी या उनसे जुड़े हुए दूध बेचने वाले उस गरीब मुस्लिम या गुज्जर समुदाय के हर आदमी की क्या गलती है कि खामियाजा अगर तबलीगी जमात के लोगों ने किया, लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया कि उसका खामियाजा वो दूध बेचने वाला भुगते। जमील चौधरी ने कहा यह देश टीवी मीडिया की बनाई छवि से चलता है, हम शिकार हो गए इसके, हमें जानवरों को चराने की अनुमति भी नहीं मिल रही है, जबकि इसके लिए साल भर का भुगतान हम कर चुके हैं, और दूध संक्रमित है, यह अफवाह सोशल मीडिया के द्वारा वहां फैलाई गई जम्मू में कि दूध संक्रमित है जो गुज्जर बेच रहे हैं। अब जरा सोचिए, दूध संक्रमित है, यह अफवाह फैलाकर उनके दूध के व्यवसाय को ठप किया गया, और सुनियोजित ढंग से पूरे देश में हो रहा है कि मुसलमानों का बहिष्कार बीच पर, ताकि वो अपने जानवरों को वहां चारा खिला सके। पैसे उन्होंने दे दिए हैं, अब वहां चारा खिलाने से मना कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझे हालांकि ये सकारात्मक है लेकिन ये मजबूरी है कि उन्होंने कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर ऐसे इलाकों में जो क्वारंटाइन सेंटर थे उन सब जगह उन्होंने वो दूध बांट दिया, फ्री में लोगों को बांट दिया, पैसे नहीं दिए। अब ये कितनी त्रासद स्थिति है।
और ये देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में, महोबा से लेकर, महोबा में लोगों ने शिकायत की मुस्लिम दुकानदारों ने कि उन्हें फल सब्जियां उन्हें बेचने नहीं दिया जा रहा है। हल्द्वानी की एक घटना पर हम पहले जिक्र कर चुके हैं, मैं भी वीडियो बना चुका हूं कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जब वो टारगेट कर रहे थे कि तुम मुस्लिम हो तो हटो। कई जगह कहा जा रहा है कि मुस्लिम अगर वेंडर है, सब्जी फल वाला है, तो उस पर भगवा झंडे लगा दिए जा रहे हैं। और ये सब सुनियोजित ढंग से बहुत वृहद पैमाने पर हो रहा है। और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मैं भी कुछ लिखता हूं, नीचे 25 लोग आकर यही लिखते हैं। अब कुछ घटनाएं संदिग्ध हैं, जैसे एक दो जगह ऐसा हुआ, ऐसी जानकारी मिली कि उन्होंने थूक फेंका, लेकिन 20 जगह ऐसी जानकारी मिली कि जो खबर थी वो गलत थी। उत्तर प्रदेश में ही बड़े बड़े पत्रकारों के खिलाफ प्रयागराज पुलिस से लेकर, फिरोजाबाद पुलिस से लेकर सहारनपुर तक की पुलिस ने उनकी खबरों का खंडन किया। तबलीगी जमात से कोई रिश्ता, किसी हत्या का जोड़ दिया, किसी हॉस्पिटल में बदसलूकी का जोड़ा, उन सबका न सिर्फ खंडन किया बल्कि ट्वीट तक डिलीट करवाए। एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स फल में कुछ लगाकर, थूक लगाकर रख रहा था। बाद में पता चला कि फरवरी का था, मानसिक तौर पर विक्षिप्त था। तब देश में कोरोना की दस्तक वैसे हुई भी नहीं थी। कोरोना का सिलसिला मार्च के दूसरे हफ्ते में अवेयरनेस या मुहिम शुरू हुई, वो फरवरी का वीडियो था। ऐसे बहुत सारे वीडियो फर्जी टाइप से पुराने संदर्भों में दुनिया के दूसरे देशों के, वो सब यहां वितरित किए जा रहे हैं, सर्कुलेट किए जा रहे हैं, ताकि एक धर्म विशेष को टारगेट करें। मेरा सवाल यह है, प्रधानमंत्री से शुरू करता हूं। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की बात आप सब लोग मानते हैं, उनके समर्थक भी मानते हैं, मीडिया का बहुत बड़ा तबका भी मानता है। फिर प्रधानमंत्री की इन अपीलों का असर क्यों नहीं हो रहा? क्यों प्रधानमंत्री की अपील के बाद जब वो कहते हैं कि कोरोना कास्ट, रिलीजन, बॉर्डर नहीं देखता, फिर क्यों होता है कि हर रोज जो लिस्ट जारी होती है उसमें बहुत फोकस किया जाता है, तबलीगी जमात के इतने हैं, ये इतने, ये कह कर लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि तबलीगी जमात के, ये तबलीगी जमात के आंकड़े आ रहे हैं। मान लो कि 30% एक आंकड़ा है कि 16,000 में 30% लोग तबलीगी जमात से जुड़े थे, बाकी 60%, 70% वो किस जमात से जुड़े थे? तो फिर आप इस आधार पर सिर्फ उस जमात को, तबलीगी जमात को जो सजा देना हो दो। मुझे तो हैरत होती है कि मौलाना साद आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? जिस मौलाना साद से अजीत डोभाल, एनएसए, जो देश के सबसे सुपर जासूस हैं, वो जाकर 28-29 की रात को मुलाकात कर चुके थे, 28-29 मार्च की रात को, वो अभी तक गिरफ्तार कैसे नहीं हुआ? इस मुल्क में रहकर वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और उसके पहले जो प्रशासनिक लापरवाहियां हैं उस पर मैं बहुत बार बात कर चुका हूं। तो सवाल मैं प्रधानमंत्री से भी पूछता हूं कि सर, आपके कहे को लोग क्यों नहीं मान रहे? आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका आईटी सेल, आपके समर्थक, आपके बहुत सारे नेता, बहुत सारे संरक्षक, क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कहा उस पर डाउन द लाइन मैसेज जाना चाहिए, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, अगर वाकई संजीते हैं और वाकई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं है तो। लेकिन कई बार शक होता है। शक कब होता है? जब प्रज्ञा ठाकुर की बात आती है और प्रज्ञा ठाकुर अगर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करते हुए उसको देशभक्त बता देती है, हेमंत करकरे को लेकर श्राप देने की बात करती है, और जब प्रज्ञा ठाकुर के ऐसे बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के पहले कहते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने जघन्य अपराध जैसा बयान दिया है और मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद भी चुनाव लड़ती है, जीत कर आती है, और सबसे दिलचस्प बात, उसके बाद डिफेंस की जो संसदीय कमेटी होती है उसमें वो सदस्य बन जाती है। हालांकि बाद में मीडिया ने के एक बड़े ग्रुप में, सोशल मीडिया मुख्यतः, उसने मुहिम चलाई तो उससे शायद उनको बाहर किया गया, ठीक से अभी याद नहीं आता। लेकिन प्रधानमंत्री जिसको कहे मैं दिल से माफ नहीं कर रहा हूं गांधी के मसले पर, गांधी के कातिल को देशद्रोही बताने पर, वही कैसे महिला पहले तो चुनाव लड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए, कोई कमेटी बनी, उस कमेटी की रिपोर्ट क्या हुई किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा बोला गांधी के खिलाफ, गोडसे के पक्ष में, इसमें दूध का दूध पानी का पानी है, इसमें कोई जांच में कोई दूसरी चीज तो आनी नहीं है, तो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। प्रधानमंत्री का बयान अपनी जगह, प्रज्ञा ठाकुर का सितारा बुलंदी की तरफ अपनी जगह। तो यहां सवाल पैदा होता है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं एक पोस्टरिंग है, और जो हो रहा है वो फितरत है बहुत सारे उस धारा के लोगों। ये कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री, मैं अगर अतीत में और जाऊं तो प्रधानमंत्री मोदी ने गोरक्षक के मुद्दे पर 2016-2017 में बहुत तल्ख टिप्पणियां की,
और उस समय भी मैंने बहुत तारीफ की और आज भी उस बयान की तारीफ करता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने गोरक्षकों को लेकर 2 बार बयान दिए, जनवरी 2017 और अगस्त 2016 में। पहली बार तो इतनी तल्ख बात उन्होंने की थी कि उन्होंने कहा कि गोरक्षक के नाम पर लोगों ने दुकानें खोल ली है, रात को अपराध करने वाले सुबह गोरक्षक बन जाते हैं। और उन्होंने कहा कि 70-60-70% ऐसे गोरक्षक गुंडे। ये साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा कि रात में अपराध करते हैं, दिन में गोरक्षक बनते हैं और ये चोला ओढ़कर निकलते हैं। उसके बाद फिर दूसरा तल्ख बयान प्रधानमंत्री ने फिर दिया जनवरी 2017 में। बावजूद इसके उस दौरान और उसके बाद अलवर से लेकर जमशेदपुर तक देश के अलग अलग हिस्सों में गोरक्षकों ने गुंडागर्दी की, तांडव किया, हत्याएं की या लोगों को मारा पीटा। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री के कहे का असर नहीं होता है कि प्रधानमंत्री ऐसी तल्खी से बात बोलते हैं कि सांप्रदायिकता मत फैलाओ। प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी दूसरी बार मोदी ने, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ नसीहत दी थी कि सोचकर बोलो, कैमरा देखकर लोगों को, बहुत लोगों को बोलने की आदत है, कुछ भी बोलने लगते हैं। जब उन्होंने सेंट्रल हॉल में दूसरी बार शपथ ली थी, बहुत चर्चित भाषण था और बहुत अच्छा भाषण था, जिसमें उन्होंने तल्ख ढंग से ऐसे बयानवीरों का जिक्र करते हुए, नाम नहीं लिया लेकिन सीधे चोट किया, जो लोग ऐसे भाषण देते हैं, बोलते हैं, कैमरा देखकर उटपटांग बोलते हैं और उसके बाद मुश्किलें होती है सरकार के लिए। साफ साफ मोदी ने कहा था, लेकिन क्या उसके बाद बयान रुक जाते हैं? तो मैं कैसे यकीन करूं कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसका, उस पर अमल नहीं करते हैं? अगर गिरिराज सिंह या साक्षी महाराज या रामजादे वाली बीजेपी की जो केंद्र में मंत्री रही हैं, या और बहुत सारे नेता, अनंत हेगड़े बेंगलुरु के बहुत चर्चित है, तो क्या इनकी यह हैसियत है कि प्रधानमंत्री मोदी के कहे का कोई उनके लिए मायने नहीं होता है? और अनंत हेगड़े ने भी बयान दिया था महात्मा गांधी के मुद्दे पर, प्रज्ञा ठाकुर जैसा, और वो पिछली सरकार में मंत्री थे और अभी सांसद हैं, बेंगलुरु के बड़े नेता हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये कैसे हो सकता है? तो ये इसी पर मेरे भीतर कई बार लगता है कि कहीं हिंदी का जो मुहावरा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और मुहावरों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें कोई मैं इस तरह से इसको दिल पे समर्थक लोग ना ले, लेकिन हां, अगर इस देश को, और ये चिंता दुनिया में अलग अलग जगहों पर व्यक्त की जाने लगी है कि भारत में एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए कोरोना का बहाना लिया जा रहा है, कोरोना की आड़ ली जा रही है। और ये जब कहा जा रहा है तो इसकी मिसालें हम देख रहे हैं, क्योंकि पत्रकार और मीडिया गलत खबरें चला रहे हैं, उनकी खबरों का खंडन हो रहा है, उनके फैक्ट चेकर्स, जितने ALT, आल्ट न्यूज जैसे फैक्ट चेकर हैं, उनकी खबरों को कॉन्ट्राडिक्ट करके सामने ला रहे हैं। और उस नफरत का जो बाजार तैयार किया जा रहा है, उसका नतीजा है कि अस्पताल भी एक विज्ञापन दे रहा है, कैंसर अस्पताल विज्ञापन देकर कह रहा है कि मुस्लिम पहले कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट करा कर लाए, कैंसर पेशेंट अचानक पहुंचेगा तो पहले उसको कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट करा कर लाए। तो ये स्थिति आई है दूध का लेने का। अब जिससे दूध लेते हैं, जिससे घर से रिश्ता रहा होगा इतने सालों का, उस गुज्जर समुदाय को आपने पूरे खारिज कर दिया कि आपका दूध संक्रमित है। फल सब्जी वालों के साथ जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। तो ये स्थिति चिंताजनक है। और अगर ये नहीं समझेंगे और इसी तरह से बेईमानियां करेंगे एक धर्म को बदनाम करने के लिए, साजिशें करें, मैं तो साजिश कर रहा हूं, ये साजिश वो नहीं है, जमात साजिश नहीं कर रहा था, मूर्ख जाहिल लोग थे, उन्होंने लापरवाही की, मूर्खता की, जहालत की। जो मौलाना साहब ने कहा, उनकी वो तकरीर मैंने सुनी है 10 बार। ऐसे जाहिल मौलाना से मुसलमान जितना दूर रहे अच्छा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मरने की अच्छी जगह मस्जिद से दूसरी कोई नहीं हो सकती, जिसमें मौलाना साद कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कोरोना एक प्रोग्राम है, मैंने मानव के सबसे बड़े दुश्मन है। और ये बात हाल के दिनों में बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स मान रहे हैं। इसमें कहां शक है कि मौलाना साद ने जो किया गलत था? इसमें कहां शक है कि मौलाना साद को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक वो पकड़ा नहीं गया? इसमें कहां शक है कि वहां 2000 लोग जमा थे, वो गलत थे? जब काबा से लेकर मक्का तक, मदीना से लेकर सऊदी अरब तक, दुनिया के हर मुल्क में जब मस्जिदें बंद हो गई थी, जब जमात के ऐसे कार्यक्रम बंद हो गए थे, जब कोरोना की महामारी दस्तक दुनिया के देशों में दे रही थी, तब ये दुकान खोलकर यहां बैठे थे, 2000 लोगों को जमा कर रखा था। गलत है, गलत है, गलत है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन वहां से शुरू करके आप निशाना अगर मुसलमानों पर बनाते हैं, जिसका खामियाजा गरीब मुसलमान या कामगार या लोग भुगतते हैं, तो तकलीफ होती है।
मैं अगर किसी सब्जी वाले को देखता हूं कि वो उसको ठेले वाले को भगा दिया गया तो मुझे आक्रोश होता है। इसकी क्या गलती थी? पूरे जो मछली बाजार है, चिकन बेचने वाले हैं, जबकि कई जगह आवश्यक वस्तु अधिनियम में मछली और चिकन है, आपने बंद करा दिया। लोकल लोगों ने बंद कर दिया कि ये सब मुस्लिम है। किस मोहल्ले से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, मजदूर को बंद कर दिया, दुकान को बंद कर दिया। जो भी जिस भी तरह का कोई काम कर रहा था उसका नाम देखकर उसको काम नहीं मिल रहा है और काम नहीं देने की कोशिश हो रही। सुनियोजित ढंग से व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसे सैकड़ों मैसेज जा रहे हैं, हजार दिन में 50 मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? उनके जब आप फेसबुक पे पोस्ट पर जाइए तो मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू, फोटो मोदी और शाह का लगा रखा है।